हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 8 का जियोग्राफी का चैप्टर 4 कृषि एग्रीकल्चर। ठीक है, तो फिर एक बार फिर हम एनसीईआरटी का चैप्टर कृषि पढ़ रहे हैं, क्लास 8 का है। अभी इससे पहले हमने जो वीडियो डाली थी अगर देखोगे तो क्लास 10 का है, NIS का कृषि का चैप्टर हमने डाला था। तो यहाँ से भी कुछ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कृषि। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। ये तीन फ्रेंड्स हैं, ये तीनों जा रहे हैं, एक गांव से गुजर रहे थे। तो इन्होंने एक किसान को देखा कि खेत की जुताई कर रहा है। बुआई करने के लिए वो खेत पहले जोता जाता है ना, और उससे वो मृदा जो मिट्टी है, मृदा मतलब मिट्टी, उसको अधिक उपजाऊ बनाने के लिए कह रहा है अभी खाद डाल रहा था। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लो कि गेहूं जब ले जाते हैं फैक्ट्री में तो उसको आटे से बिस्किट बनाया जाता है। कुछ मैदे से बनते हैं, कुछ आटे से बनते हैं। आटे के साथ और चीज़ें मिक्स करके बिस्किट, ब्रेड, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। पौधों से परिष्कृत उत्पाद जो मतलब उत्पन्न होते हैं, उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। कह रहा है कि मतलब जो पौधों से, जो पेड़ पौधों से, अगर हम प्रथम श्रेणी का इसे कहें तो पौधों से क्या होता है कि आगे चल के जो प्रथम श्रेणी में होता है खेती में उगाया जाता है, द्वितीय श्रेणी में फिर उसको ले जाया जाता है, रूपांतरण किया जाता है, तृतीय श्रेणी में आता है सेवा क्षेत्र। ठीक, 3 क्षेत्र इसमें आते हैं और पूरा आर्थिक क्रिया तक पौधों से रूपांतरण होने में 3 प्रकार है। जैसे इसमें अगर दिया गया है तो पहला प्रकार देखोगे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाएं हैं। 3 क्रियाएं होती हैं। तो आओ अब हम पढ़ते हैं आगे क्रियाओं के बारे में। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। जैसे तो मतलब जो खेत में जब काम किया जाता है ना, तो वो सारी क्या है, प्राथमिक क्रिया होती हैं। उत्पादन करना, खेती में बुआई करना, कृषि, मत्स्यन मतलब मछली पालन और संग्रहण, इनके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर देख लो, बॉक्स में क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर मतलब जिसका अर्थ है कृषि करना। ठीक है ना, एग्रीकल्चर मतलब मिट्टी में, कल्चर तो जानते ही हो, लेकिन ये मिट्टी के बारे में इन 2 शब्दों से मिलके एग्रीकल्चर बना है। आगे देखते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र क्रिया कौन सी होती है? संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र हैं। तृतीय क्रिया प्राथमिक और द्वितीय क्रिया क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती है। जो तृतीय क्षेत्र होता है वो क्या करता है, इनके बाद इन्हें जैसे खेतों से हमने जो कच्चा माल लिया उसको तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद क्या किया कि जब प्रोडक्ट तैयार हो गया तो अब उसको सप्लाई भी तो करना होता है। तो इसे ले जाके बेचना, एक दुकानों से दूसरी दुकान पे पहुंचाना और उपभोक्ता तक पहुंचना, ये तृतीय क्षेत्र आता है। ठीक है ना, सेवा क्षेत्र जिसको कहा जाता है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। ये तीनों क्रियाओं के एक 1 बाय 1 करके बता दिया गया है। इसको एक एक करके लेना। देखो, प्राथमिक क्रिया थी जो खेतों से सम्मिलित होती है, निष्कर्षण से है। तो अभी तक हमने तीनों क्रियाओं के बारे में पढ़ लिया है। ये तीनों क्रियाएं हैं, अंडरलाइन कर दी गई है, बुक में भी अंडरलाइन कर लेना। और तीनों क्रियाएं हो गई हैं। अब आगे चैप्टर पढ़ते हैं। आगे हमारी हेडिंग है कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इसमें फसलों
सब्जियों फलों सब्जियों फूलों को उगाना और पशुधन का पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। संलग्न मतलब उसमें शामिल है, मतलब उससे जुड़े हुए हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जो भारत की जनसंख्या है ना, 2/3 क्या है अभी तक कृषि पे। अभी गाँवों में चले जाओ, ज़्यादा लोग खेती करते हैं, और खेती नहीं करेंगे तो फिर शहर में लोगों को खाने को कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं। अभी जैसे एक चीज़ देख सकते हो, जो किसान है खेती ना करे तो गेहूँ नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा। ठीक, किसान क्या देता है हमें, अनाज देता है, और अनाज कहाँ जाता है, शहरों में बिकता है, क्योंकि शहर में तो खेती होती नहीं, शहरों में बिकता है तो वहीं यहाँ पे सस्ता मिलता है अनाज। कितना, 2 रुपये किलो, और कितना होता है, 4 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो मिलता है ना चावल। आई थिंक 4 रुपये किलो ऐसे कुछ मिलता है राशन की दुकान पे। अगर किसान खेती ना करे तो राशन की दुकान पे राशन कहाँ से आएगा, है कि नहीं, पेड़ से तो आएगा नहीं, वो खेत से ही आएगा। तो इसलिए किसान क्या है कि खेती नहीं करेगा तो शहरों का भी जीवन क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल से बीतेगा, खाने के लिए उन्हें नहीं मिलेगा, हर एक चीज़ की समस्या हो जाएगी। और इसीलिए ज़्यादातर क्या है, भारत में 2/3 किसान क्या है, खेती करते हैं। अनुकूल स्थलाकृति, अनुकूल स्थलाकृति मतलब उनके कृषि लायक जो ज़मीन है ना, खेती लायक ज़मीन, ठीक है, वो मिल जाती है। मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। अच्छी ज़मीन होना ज़रूरी है, अच्छी मिट्टी जो होनी ज़रूरी है। स्थलाकृति जैसे पहाड़ है, प्लेन है। अब ज़्यादातर खेती कहाँ होती है, जो गंगा के मैदान हैं, ये इसके आसपास के जो एरिया सारे बसे हैं दोनों साइड के, इन एरियाओं में, क्षेत्रों में क्या होता है कि ये नदी जा रही है तो यहाँ पे इनके क्षेत्र में आसपास ज़्यादा बसे हुए हैं लोग, नदी के ही आसपास। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैदान एरिया है, प्लेन है, ठीक, वहाँ पे अच्छी खेती होती है। समझ में आ रही बात। क्रियाकलाप, और उसमें क्या है, जिसमें भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं, कृषिगत भूमि कहलाती है। जिस पर मतलब फसल उगाई जाती है उन्हें कृषिगत भूमि कहते हैं। अगर कोई पूछेगा कृषिगत भूमि कैसी होती है तो उसमें ये लिख सकते हैं कि वहाँ की जलवायु अच्छी होनी चाहिए, कृषि लायक मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, और ज़मीन समतल होनी चाहिए। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के किन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। ज़्यादा ज़मीन नहीं है खेती लायक, मतलब कुछ ही ज़मीन है जहाँ पे मतलब अच्छी खेती हो सकती है। आगे हम इसको देखेंगे मैप में, मानचित्र में हम देखेंगे। आगे चलते हैं, देखो ये देख रहे हो, जहाँ पे मतलब ये ग्रीन एरिया आपको दिखेगा, ये जितना जितना ग्रीन एरिया देख रहे हो ना, यहाँ से ये सारा जितना ग्रीन एरिया है ये सब खेती लायक ज़मीन है। ये अब इतने बड़े रशिया में देखो, ये इतनी खाली खेती करने लायक ज़मीन है। अगर जितना बड़ा रशिया, अगर उतना पूरा खेती की जाती तो शायद सबसे ज़्यादा उत्पादन वहीं होता। यहाँ कनाडा वगैरह में इधर देख लो, यहाँ पे भी ये इतनी खाली खेती लायक ज़मीन है, और ये छोटी छोटी ज़मीन है, ये भी मतलब बड़े पैमाने पे हैं। जो छोटे छोटे तुम्हें दिख रहे हैं, ये घास हरे हरे मैदान जो दिख रहे हैं, ये सब इन्हें देख लो, ये सारी चीज़ें, ये सब मैदान जो हैं ये इतने, इधर देखो इसमें थोड़ी ज़्यादा है। ठीक, चाइना भी है, तो चाइना के पास भी देखो कहाँ ज़्यादा खेती करने लायक ज़मीन है। लेकिन इंडिया को अगर हम देखें, थोड़ा सा जूम करके हम देखते हैं इंडिया को, यहाँ तक तो सबका देख ही रहे हो, ठीक है। अगर हम इंडिया को वहीं देखें तो इंडिया लगभग, इंडिया के आसपास पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सारा मतलब ये खेती लायक ज़मीन। देखो इंडिया में बहुत कमी ऐसा एरिया जहाँ खेती लायक ज़मीन नहीं है, क्योंकि इसका जो जलवायु है, इसकी ज़मीन है, वो बहुत अलग ही है, कृषिगत भूमि है ये सारी। और यहाँ पे हम जैसे ये जो दिया होता है ना, इससे हम पहचानते हैं कि क्या दिया गया मैप में, ठीक है, यहाँ से समझना पड़ता है। और इसकी स्थिति देख ही रहे हो कहाँ पे है, इसमें अच्छी खासी खेती होती है। इसीलिए भारत में क्या है कि खेती अच्छी हो जाती है, ज़्यादातर खेतिहर इलाके पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, मैप पे लाऊं। अब यहाँ देखो कह रहे हैं क्या आप जानते हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा इन्हें देख लो। कह रहा कि जो एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, यहाँ से देखो सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर, पीसीकल्चर, वीटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारे मतलब इनसे वर्ड जुड़ के बने हैं, ठीक है। तो एक एक वर्ड इनसे जुड़ के बने हुए हैं। तो देखते हैं, पहले जो एग्रीकल्चर है वो कृषि के लिए है, सेरीकल्चर जो है रेशम के लिए है, पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन के लिए, मतलब मछली पालन,
ठीक, ये मछली पालन है। यहाँ रेशम के मतलब जो कपड़े बनते हैं, विटीकल्चर, द्राक्षा मतलब एक तरह से द्राक्षा कृषि इसको कह सकते हैं। अंगूर जो होता है ना, ये शराब वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान, जहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह हो सके, जैसे लगा रखा है उसमें वाणिज्य उपयोगों के लिए सब्जियों फूलों और फलों का उगाना, जैसे जिनको बेच के हम पैसे कमा पाएँ, ठीक है, वो हॉर्टिकल्चर होता है। तो यहाँ तक देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। एग्रीकल्चर में मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। एक आर्ट होती है, एग्रीकल्चर भी एक आर्ट होती है, कला होती है। खेती हम कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक, इसको हम खेती कहते हैं। और सेरिकल्चर में रेशम के कीटों का वाणिज्य के पालन, जैसे रेशम के कीटों का पालन पाल लिया हमने और उनसे क्या है, उन्हें बेचना, यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है। रेशम के कीड़े अगर पालो तो उनसे रेशम प्राप्त हो सकता है, तो ये भी क्या हमारे लिए अच्छा बेनिफिट है। और पिसिकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों पोखरों में मत्स्य पालन, जैसे अब हमने बारिश का पानी हो गया, ठीक है, अगर जैसे बारिश का पानी है, जो बारिश का पानी आता है, अगर हमने उसे किसी तालाब में इकट्ठा कर लिया, स्टोर कर लिया, वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, अगर हमने कर लिया है, अब यहाँ पे तो पानी हमने इकट्ठा कर लिया, लेकिन इसका कोई मतलब तो नहीं हो रहा। जब हमें सिंचाई करने के लिए यूज़ करेंगे तो पंपी सेट वगैरह पाइप वाइप लगा के हम इसको कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा इससे हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे डिवाइडर वगैरह डाल के, ऐसे अलग अलग बीच में कॉलम बना के, तो अलग अलग कॉलम में क्या कर सकते हैं, हम इसमें मछलियाँ पाल सकते हैं, इन सब में मछली पालन कर सकते हैं, है कि नहीं। जब पानी हमें करना होगा तो पानी सिंचाई कर लेंगे, बाकी उसमें मछली पालेंगे, तो मछली जो पालेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, हम बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कृषि तंत्र, कहते हैं कृषि तंत्र क्या होता है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। कृषि तंत्र में जो महत्वपूर्ण इसके घटक हैं वो क्या क्या हैं। कृषि खेतों को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए निवेश ज़रूरी है, बीजों का, अच्छी बीज का उसमें ज़रूरी है। हाइब्रिड या अच्छी क्वालिटी का बीज लाओ, अच्छी खाद का उपयोग करो, मतलब घर की या जो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है उससे, और अच्छी उन्नत मशीन लेके आओ, अच्छी लेवल की, जो नई नई अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही हैं वो मशीनें लाओ जिससे अच्छे से खेती की जा सके, ये, और अच्छे मज़दूर जो काम करें, ये सब इसमें चाहिए। जुताई बुआई, और यहाँ पे देखो निवेश हो गया, प्रक्रम हो गया, निर्गत हो गया, ठीक है। निवेश में क्या है, मशीनरी, बीज और रसायन, ठीक। प्रक्रम मतलब जुताई बुआई छिड़काव, और उसके बाद निर्गत, इनसे मिला क्या, फसल अच्छी मिल गई। भौतिक निवेश, सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और ढाल अच्छी हो गई। तो मानवीय निवेश, ये भौतिक निवेश हो गया, और यहाँ पे ये मानवीय निवेश हो गया, जैसे भंडारण, श्रम, मशीनरी और रसायन, खाद वगैरह, और जो मजदूरी, जो मेहनत है, ये सब क्या है, मानवीय निवेश हो गए। सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ क्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आदि आते हैं। ऊन जैसे भेड़ बकरियों से ऊन प्राप्त होता है। डेयरी, दूध की डेयरी अगर हमें लगानी है तो बहुत सारी गाय भैंस पाल ली तो डेयरी बना सकते हैं। कुक्कुट मतलब जैसे अगर हमने मुर्गी पालन अगर हमने कर लिया तो उससे क्या होगा, उसको हम बेच के चिकन बना सकते हैं ना। नेक्स्ट हेडिंग आती है, जरा यहाँ रोचक तथ्य दे रखा है, जैविक कृषि। जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद्य, प्राकृतिक पीड़कनाशी मतलब कीड़े मारने वाले उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। अब फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या जाता है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जाता है, परिवर्तित नहीं किया जाता है। कृषि के प्रकार, कृषि कितने प्रकार की होती है, तो विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो प्रमुख वर्गों में
प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है, जैसे निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि, निर्वाह मतलब अब ये जैसे निर्वाह और वाणिज्य की कृषि होती है। निर्वाह मतलब जिससे अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना खर्चा, अपने परिवार के लिए, खर्च के लिए जो खेती की जाती है निर्वाह खेती होती है। और वाणिज्य की खेती वो होती है जिसको हम बेच के कुछ पैसा कमा पाएँ, कुछ तरक्की कर पाएँ, ठीक है ना। तो निर्वाह कृषि जो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। जो कृषक होता है अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। इसमें घर के ही लोग मिलके खेती कर लेते हैं, ठीक है। इससे अपना घर का जो उनका खर्चा होता है उनके जीवन के लिए, निर्वाह के लिए, खाने के लिए, वो चीज़ें उन्हें उत्पाद हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। और निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गित किया जाता है। एक गहन निर्वाह कृषि होती है, एक आदिम निर्वाह कृषि होती है। अब निर्वाह कृषि में भी दो प्रकार हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो दो प्रकार की खेती इसमें हो गई। तो पढ़ते पहले निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि तो पता चल गया ना, परिवार के लिए जो की जाती है और उसमें परिवार के लोग मिलके अपना जीवन यापन करने के लिए, उसमें कम उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है ना, उत्पादन कम होता है, लेकिन सारे लोग मिलके काम करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उसी से। अब गहन मतलब गहरी एक तरह से हो जाती है। गहन कृषि में किसान एक छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। गहन खेती का मतलब आज हमने गेहूं की फसल काट ली तो फिर कोई फसल सब्जी बो दी, फिर उसके बाद कुछ और बो दिया, मतलब खेत खाली नहीं रहता, तो वहाँ गहन खेती होती है। जैसे चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्व और पूर्व एशिया के संघनन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। इन प्रदेशों में ये खेती गहन खेती जो पाई जाती है। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, नोट्स बनाना हेडिंग वाइज, तो उसमें लिख लेना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। आदिम, जो हमारे पास ये आदिम है, आदिम खेती कैसी होती है, नंबर 2 थी हेडिंग इसमें। आदिम कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। जैसे खाना बदोश, पहले आपने और क्लासों में पढ़ा हुआ, खाना बदोश लोग हुआ करते थे। आज यहाँ रहते थे जहाँ पे आज उन्हें भोजन मिल रहा है, वहाँ से जब लगता था कि अब भोजन ख़त्म हो गया तो वो उठ के वहाँ से फिर आगे चले जाया करते थे। और उनके साथ जो पशु होते थे चरते रहते थे, कभी इधर कभी उधर, तो वो वहाँ चारा ख़त्म हो गया तो भी आगे बढ़ जाया करते थे। ये आदिम कृषि में। अब स्थानांतरित कृषि है, अब इसमें भी जो कि है आदिम कृषि में भी क्या है, दो प्रकार की कृषि हो गई। जैसे अमेजन जो बेसिन है के संघन वन क्षेत्र, वहाँ के जो जंगल हैं, उष्णकटिबंधीय दक्षिण अफ्रीकी हो गया और दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्व भारत के भागों में प्रचलित हैं। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे जो कि वनस्पति क्या होता है, पेड़ पौधे बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। एक बार काट दिया ना, फिर उसके बाद कुछ समय में ही जल्दी से वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आर्द्र भूमि है, वर्षा भी अच्छी होती है। अमेजन जंगल को क्या कहा जाता है कि धरती का फेफड़ा कहा जाता है ना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वहीं मिलता है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे जल्दी से विकसित होते हैं। वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। जो पेड़ और काट दिया जाता है और जला दिया जाता है, ज़मीन को साफ कर लिया जाता है। तब राख और मृदा, जो वहाँ से राख होती है ना, मिट्टी में मिला दी जाती है, तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। ये सारी वहाँ की फसलें हैं जिनको उगा दिया जाता है। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। जब उनकी उर्वरकता खत्म हो जाती है ना, पैदावार की क्षमता जब उसमें खत्म हो जाती है, एक तरह से बंजर टाइप की हो जाती है, तो उसे वहाँ से छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है और दूसरी ज़मीन पर फिर वो जंगल वंगल काटता है, फिर वैसे ही प्रोसेस करता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको हाईलाइट वगैरह भी कर लेना। ये जो है
कर्तन और दहन के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट जो आदिम कृषि का, कि चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। ये इन क्षेत्रों में है। इनको क्षेत्र को याद रखना, नोट्स में जब भी बनाना तो ये क्षेत्र जरूर लिख लेना। ठीक है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। अब यहाँ पे इंसान, जानवर ही नहीं, इंसान भी उनके साथ घूमते रहते हैं। उनको जैसे भेड़ बकरी वालों को देखा है, वो आते होंगे भेड़ लेके 100 150 200 भेड़ एक साथ लेके आते हैं। कभी यहाँ डेरा डालते हैं, कभी वहाँ, उनका कोई ठिकाना नहीं, बस घूमते रहते हैं, है ना। बेचते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऊन बेचते हैं, कभी कुछ भेड़ बेचते हैं। इसी प्रकार की गतिविधियाँ जलवायु की बाधाओं और भूभागों की प्राकृतिक स्वरूप उत्पन्न होती है। इन प्रकार से क्या होता है, गतिविधियों से जलवायु और बाधाएं उत्पन्न होती है और ज़मीन की भी उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। अब इन्हीं से वो अपना क्या करते हैं, पालन पोषण करते रहते हैं। तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं। आगे आती है हमारी अगली हेडिंग है जो वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि जैसा कि समझा दिया गया था कि अपने पैसे के लिए मतलब उत्पादन किया जाता है जिससे 2 पैसे बन सके। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है, मतलब बेचने के लिए किया जाता है। जैसे भेड़ बकरियां पाल ली, गाय भैंस पाल ली, तो दूध देने वाली होती है, उनको बेच दिया जाता है 20,000 50,000, जैसे अच्छी क्वालिटी की भैंस हो या गाय हो उनको बेच दिया जाता है। 10 लीटर 20 लीटर दूध दे रही है तो उसी हिसाब से उनकी कीमत बढ़ती है। बकरी अच्छी है तो उसको बेच दिया जाता है, उससे क्या होता है, अच्छा पैसा कमा लेते हैं। ठीक है। इसमें विस्तृत कृषक क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादा पूंजी का उपयोग किया जाता है। और पैसे होंगे तो अच्छी भैंस खरीदोगे, गाय खरीदोगे, उनको पालोगे, खिलाओगे, उनके लिए सारी सुविधा रखना, तो पैसा चाहिए। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है और इसमें ज़्यादातर जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, जो अच्छी लेवल पे करते हैं, तो ज़्यादातर काम वो देखा होगा तुमने, डेयरी में क्या होता है, दूध वगैरह निकालने के लिए लोग नहीं होते, मशीन से ही दूध निकाल लिया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। इसमें रोपण कृषि, वाणिज्यिक कृषि में अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको बो के, जैसे गन्ना हो गया, उनसे भी पैसा कमाया जा सकता है, मक्का बेच के कमाया जा सकता है। और भी ऐसे बहुत सी फसलें हैं, जैसे चावल अधिक मात्रा में कर दिया तो उनका भी क्या पैसा कमाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें भी आता है वाणिज्यिक। अब यहाँ पे देखो दिया गया है 2, कौन कौन सी, एक वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। अब ये 3 प्रकार के कृषि इसमें है। तो चलो अब हम इसको पढ़ते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होती है, इसमें फसलें वाणिज्य के उद्देश्य से उगाई जाती है। वही सारी चीज़ जो वहाँ पे कही गई है वही यहाँ पे समझा दे रहे हैं। गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में वाणिज्यिक अनाज कृषि का प्रमुख क्षेत्र है। तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक, इसको हाईलाइट कर लेना, चाहे अंडरलाइन कर लेना। ये मुख्य रूप से जो उगाई जाने वाली फसलें हैं कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के जो शीतोष्ण प्रदेश हैं, घास वाले मैदान हैं, वहाँ पे ये बहुत अच्छे क्षेत्र पाए जाते हैं इसके, जहाँ पे उगाई जाती है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। यहाँ पे आबादी कम है और ये बहुत बड़ी मात्रा में है, खेती होती है। अधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। यहाँ पे क्या है कि एक ही फसल उगाई जा सकती है, इसलिए एक ही फसल वो उगा देते हैं जो लंबे समय तक काटी जाए। आगे आती है मिश्रित खेती। मिश्रित कृषि में भूमि को उपयोग
भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जा सकता है। जैसे वहाँ भोजन, अपने भोजन के लिए, चारे के लिए, पशु चारे के लिए और रहने के लिए या पशुपालन के लिए भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये मिश्रित खेती के रूप में आती है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ये इन जगहों पे, इन देशों में प्रचलित खेती है। कौन सी? मिश्रित खेती। उसके बाद आती है हमारी रोपण कृषि। रोपण कृषि मतलब जैसे पेड़ वेड़ लगाना और चावल हो गया, ये सारी चीज़ उनमें उगाई जाती। पहले फसल पेड़ लगा दिया गया, फिर उससे जो मिलता जाए उनको हम फल वगैरह बेच देते हैं। जैसे कि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। जो रोपण कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहाँ चाय भी बेच के पैसा कमाया जाता है। कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब एक बार इसको लगा दिया तो बहुत मात्रा में क्या करते हैं, इसका फल लगता रहता है, उसको तोड़ तोड़ के बेचते रहते हैं। अब केले का पेड़ लगा दिया, एक बाग लगा दी, केला तोड़ तोड़ के क्या करो, बेचते रहो, है कि नहीं? एक बार लगाने के बाद काफ़ी समय तक चलता है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में ही किया जाता है। खेतों में या पास के ही कारखानों में किया जाता है, फार्म हाउस पे। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। अब इसकी खेती के लिए क्या है कि हमें यातायात का साधन चाहिए, परिवहन चाहिए। रोपण कृषि की मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। तो ये सब भी हाईलाइट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट वीडियो में, मुख्य फसलों के बारे में। ठीक है, अब इसको अच्छे से लर्न कर लेना, साथ में जो चीज़ बताए गए हैं नोट्स कर लेना और अंडरलाइन भी करते जाना। ठीक, अगर कोई दिक्कत आती है, आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट्स में आप क्वेश्चन कर सकते हो या बता सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में।